3 दिन तक देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री छत्तीसगढ़ में थे और छत्तीसगढ़ की धरती से देश की शांति, सुरक्षा और विकास का संदेश उन्होंने दिया है। अर्बन नक्सलवादी हैं, या तो वो अपने दिल में वापस घुस जाएंगे और नहीं तो उनको भी जैसा नक्सलवादी लीडरों का जो हश्र हुआ है, उनका भी वही हश्र होगा। एक जो विश्वास था, क्या जानबूझ के डॉक्टर पेशा चुना गया? अगर आपके दिमाग में राष्ट्र विरोधी भावना है और कुछ संस्थान अगर इसी काम को करते हैं तो फिर वो देश में रहने लायक नहीं है। बिहार जीत गए। बिहार में एसआईआर हुआ, 58 लाख वोट कटे और लोगों को उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा सीटों से बीजेपी जीत कर आई है। अब बंगाल में तो स्थिति ये हो रही है कि जो बाहरी लोग हैं, जो बाहरी तत्व हैं, वो खुद छोड़कर जा रहे हैं। बंगाल में क्या होने वाला है इस बार? बंगाल में तो स्थिति ये हो रही है कि जो बाहरी लोग हैं, जो बाहरी तत्व हैं, वो खुद छोड़कर जा रहे हैं। ममता दीदी अगर एसआईआर में पूरे देश में 1 लाख लोग लगे हुए हैं तो उसमें लोगों की स्वाभाविक मृत्यु भी हो सकती है, परंतु वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं जिनको लगता है कि फर्जी वोट के माध्यम से वो चुनाव जीतते थे, अब ये फर्जी वोट कट जाएंगे तो फिर तो उनकी हालत जैसा बिहार में हुई है उससे बुरी हालत बंगाल में होगी। रायपुर में तो सेंट्रल इलाका है, बिल्कुल बांग्लादेश तो बहुत दूर है, वहाँ पर कैसे ये रोहिंग्या और वहाँ पे आउटर साइड वाली जो कॉलोनियाँ है वहाँ पर ज़्यादा कुछ विशेष पार्टी के लोगों ने उनके आधार कार्ड बनवा लिए, उनके मतदाता सूची में नाम जुड़वा दिए। जब अब 2003 के मतदाता सूची में उनके नाम खोजे जा रहे हैं तो नाम नहीं मिलते हैं। रायपुर को एक नई उपलब्धि मिली है, इसरो के बारे में, अंतरिक्ष ज्ञान के बारे में एक सेंटर खोलने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था और मुझे उस पत्र का जवाब आया कि ये खोला जा सकता है और इसके लिए जो भी तकनीकी सपोर्ट होगा वो इसरो आपको उपलब्ध करवाएगा। बिलासपुर की तरफ खूब रेल नेटवर्क था, अब वो बस्तर की तरफ भी मुड़ रहा है। जो हमारी रायपुर से छोटी रेल लाइन धमतरी तक जाती थी उसको भी बड़ी रेल लाइन से जोड़ा जा रहा है। अब रायपुर से विशाखापट्टनम तक भारतमाला प्रोजेक्ट में सड़क से जोड़ा जा रहा है। तो अब हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की समाप्ति के बाद और तेजी से विकसित होगा और सभी प्रकार के, चाहे वो रेल नेटवर्क हो, चाहे वो रोड नेटवर्क हो, चाहे वो इंटरनेट नेटवर्क हो, चाहे वो हवाई नेटवर्क हो, सभी प्रकार के नेटवर्क से जुड़ेगा और छत्तीसगढ़ तेजी से विकसित होगा। नमस्कार। शीतकाल चल रहा है, ऐसे में संसद का भी शीत सत्र चल रहा है और तमाम जननायक जितने भी हैं देश भर के इस समय पर उनके साथ भेंट वार्ता हो रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं। आप कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ जब से बना उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार रही हमेशा से आप कैबिनेट मंत्री रहे, कई सारे पोर्टफोलियो रहे और अब इस समय पर रायपुर शहर छत्तीसगढ़ का सबसे पहला शहर भी कह सकते हैं और सबसे बड़ा शहर, उसके आप सांसद हैं। कैसा चल रहा है रायपुर आपके सांसद काल के दौरान? रायपुर अच्छा चल रहा है। देश का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कोई अगर शहर है तो रायपुर है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कोई प्रदेश है तो छत्तीसगढ़ है। और रायपुर की जनता ने 8 बार मुझे विधायक बनाया, 5 बार मुझे मंत्री बनाया और अभी 9वीं बार देश के टॉप 10 में लीड देकर 8वें नंबर पर सांसद बनाया। रायपुर में विकास तो ठीक हो रहा है, हम तो छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे क्योंकि आपके पास पोर्टफोलियो रहे हमेशा से छत्तीसगढ़, फिर चाहे शिक्षा हो, संस्कृति हो या फिर कृषि हो, हर तरह के पोर्टफोलियो रहे हैं। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और धान को लेकर के खास तौर पर काफ़ी बड़ा नाम रखता है। छत्तीसगढ़ में ही देवभोग है जहाँ का चावल जगन्नाथपुरी में प्रसाद के तौर पर जाता है। क्या स्थिति इस समय पर जो धान की खरीदी हो रही है, वहाँ पे चावल का जो उत्पादन हो रहा है, पहले से अब तक में सारी चीज़ों में कितनी अपडेट हुआ? जो मशीनरी है जो देखिए, छत्तीसगढ़ आज से नहीं, आदि अनादि काल से धान का कटोरा कहलाता है और छत्तीसगढ़ का जो चावल है वो भगवान जगन्नाथ का भोग लगने के लिए भी
अगर चावल जाता था और जाता है हम्म, तो छत्तीसगढ़ के देवभोग उसका नाम इसीलिए है। और देवभोग में हीरे की खदानें भी हैं। है। विश्व का महत्वपूर्ण खनिज एलेक्जेंड्राइट भी वहां पर मिलता है। छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो 50 लाख टन होता था। आज वो धान का उत्पादन 1.5 करोड़ टन धान का उत्पादन वहां पर प्रारंभ हो गया है। और छत्तीसगढ़ किसानों में को सबसे ज्यादा रेट भी मिलता है धानों का। पूरे देश में धान के उत्पादन पर जहां सपोर्ट प्राइस 2300 रुपए है, तो वहां पर धान छत्तीसगढ़ की सरकार 3100 रुपए में खरीदती है। किसान को 1 एकड़ धान की जो पैदावार की लागत आती है वो 20,000 रुपए आती है और किसान को मिलता है 61,000 रुपए। तो छत्तीसगढ़ में खुशहाली, समृद्धि ये लगातार आ रही है। और चाहे वो रायपुर हो, चाहे दुर्ग हो, भिलाई हो, चाहे फिर बिलासपुर हो, या रायगढ़ हो, या जांजगीर हो, या अंबिकापुर हो, सब क्षेत्रों में बहुत तेजी से विकास का काम हो रहा है। उद्योग बहुत तेजी से लग रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। देश का 22% अगर स्टील का उत्पादन कहीं होता है तो छत्तीसगढ़ में होता है। देश के 26% लोहे का उत्पादन कहीं पर होता है तो छत्तीसगढ़ में होता है। देश के 36% कोयले का उत्पादन कहीं होता है तो छत्तीसगढ़ में होता है। देश में 18% एल्यूमिनियम कहीं पर पैदा होता है तो छत्तीसगढ़ में होता है। तो छत्तीसगढ़ एक बहुआयामी विकास में पूरे देश में योगदान देता है। अगर हम छत्तीसगढ़ के रेलवे की बात करें तो देश के रेलवे की आय में 20% योगदान अगर किसी का है तो छत्तीसगढ़ का है। तो छत्तीसगढ़, और अब छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ की कोई एकमात्र समस्या जो विकास में रोड़ा थी या विकास को अवरुद्ध करती थी तो वो नक्सलवाद था। परंतु अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी की अगुवाई में और विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में अब नक्सलवाद लगभग समाप्ति की तरफ है। तो लगता है कि अब छत्तीसगढ़ देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में आएगा और तेजी से विकसित होगा। बिल्कुल, मैं नक्सलवाद पर आने वाला था, लेकिन वो मैं आखिरी के प्रश्नों में रखा हुआ था। आपने शुरू में बोल दिया तो उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। 18 नवंबर 2025 देश के सभी मीडिया के टीवी चैनलों से लेकर के अखबार से लेकर सोशल मीडिया हर जगह 2 खबरें बड़ी तेजी से चल रही थी। पहली, बिहार में जीत के बाद एनडीए को जीत मिली, उसके बाद से पोर्टफोलियो को लेकर के, शपथ ग्रहण को लेकर के, तमाम तरह की बातों को लेकर चल रही थी। दूसरी बड़ी खबर थी, दिल्ली लाल किला के सामने ब्लास्ट हुआ था। वो बड़ी खबरें दो थी। लेकिन अचानक से टीवी में फ्लैश होता है, नक्सलियों और सेना के बीच में भिड़ंत होती है और 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा, उसकी मृत्यु की सूचना आती है कि वो मुठभेड़ के दौरान मारा गया। एक तारीख तय कर दी गई है, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने इस पे तारीख तय कर दी। देखिए, नक्सलवाद ये माओइस्ट जो हैं, माओवादी लोग हैं, जिसकी जड़ें हिंदुस्तान में नहीं थी, जिसकी जड़ें रसिया और चाइना में होती थी, परंतु बंगाल में उसको खाद और पानी मिला और बंगाल से वो बढ़कर देश के 148 से ज्यादा जिलों में फैल गया, देश के 12 से ज्यादा राज्यों में फैल गया और कांग्रेस पार्टी ने कभी उसको समाप्त करने की कोशिश नहीं की। जिस समय नक्सलवाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ या फैला, उस समय जरूर समस्याएं थी, परंतु आज उन दूरस्थ क्षेत्रों में विकास हो रहा है, वहां पर सड़कें बन रही हैं, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है। और मोदी जी की सरकार आने के बाद 2014 से तो आम आदमी को उसके खुद के रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, उसके घर में नल से जल मिल रहा है, माताओं बहनों को खाना पकाने के लिए गैस के कनेक्शन मिल रहे हैं, गरीबों को इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक आयुष्मान कार्ड का पैसा मिल रहा है, उनका इलाज हो रहा है।
तो तेज गति से जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके कारण जो स्थानीय लोग नक्सलवाद से जुड़ते थे वो धीरे धीरे विमुख होते गए और उस विमुखता के कारण नक्सलवादियों ने ज्यादा तेजी से घटनाएं करना शुरू की। परंतु अब ये देश नया भारत है और नए भारत के निर्माण के और शिल्पी कोई हैं तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हैं। उन्होंने तय किया कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा और उनसे आग्रह किया कि या तो आप मुख्य धारा में आ जाएं, आप सरेंडर कर दें, नहीं तो आप अगर जो भाषा समझते हैं वो भाषा सरकार आपको सिखाएगी। और मोदी जी और शाह जी के नेतृत्व में ज्वाइंट एफर्ट, ज्वाइंट कमांड, ज्वाइंट पॉलिसी बनाकर सब राज्यों की संयुक्त टीमें बनाकर और नक्सलवादियों को समाप्त करना शुरू किया। जो नक्सलवादी नेतृत्व था छत्तीसगढ़ में तो वो लगभग बाहरी नेतृत्व था, या तो बंगाल का था या तेलंगाना का था या आंध्रा का था। अगर एकमात्र नक्सलवादी लीडर कोई थे तो वो हिडमा था। और हिडमा के कारण बस्तर में और लोकल लोगों का जुड़ाव बहुत ज्यादा था और इसलिए हिडमा के मारे जाने के बाद तो लगभग नक्सलवाद समाप्ति की तरफ है। जो लोकल सपोर्ट था वो लगभग खत्म हो गया है। अब नक्सलवादी स्वयं अपने कैडर को आग्रह कर रहे हैं कि हमको मुख्य धारा में आ जाना चाहिए, हमको सरेंडर कर देना चाहिए। और इसलिए करोड़ों के इनामी जो नक्सली हैं वो भी सरेंडर कर रहे हैं, वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। और सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है वो पॉलिसी भी उनको फिर से अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने परिवार को बसाने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। और इसलिए नक्सलवाद का सफाया अब मुझे लगता है कि 148 जिलों से मुश्किल से पूरे देश में 2, 4, 5 जिलों में नक्सलवाद बचा है और पूरे देश भर में और उसका जनाधार लगभग समाप्त हो गया है। अब इस देश में बैलेट की भाषा चलेगी, बुलेट की भाषा नहीं चलेगी। ये मोदी जी ने, अमित शाह जी ने पूरे देश को बता दिया है। चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो नक्सलवादी हो, उनको हथियार छोड़ने पड़ेंगे, उनको देश के विकास में भागीदार बनना पड़ेगा और सरकार उनके लिए, उनके जीवन यापन के लिए हर प्रकार की व्यवस्था करने को तैयार है। और मुझे लगता है कि नक्सलवाद की समाप्ति के बाद छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से विकास की ओर बढ़ेगा और जो हमारा आम आदिवासी है, जो जंगलों में रहता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके भी विकास के लिए सरकार पूरी तरह काम कर रही है और राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। आज के समय पर सबसे ज्यादा आवश्यकता कोई है तो वो कनेक्टिविटी की है। कनेक्टिविटी अब उन क्षेत्रों में रेल भी की पटरियां बिछ रही हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है, इंटरनेट की सुविधाएं मिल रही हैं, एयर सपोर्ट, लोकल जो एयर सपोर्ट है वो भी मिल रहा है और हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने अपनी जान की कीमत पर खेलकर और देश को आतंकवाद और नक्सलवाद मुक्त करने का जो संकल्प लिया। और अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ही 3 दिन तक देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री छत्तीसगढ़ में थे और छत्तीसगढ़ की धरती से देश की शांति, सुरक्षा और विकास का संदेश उन्होंने दिया है। डीजी कॉन्फ्रेंस और आईजी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस संदेश को अब सभी जो बचे खुचे नक्सली हैं उनको भी समझ लेना चाहिए कि अब इस देश में गोली की भाषा नहीं चलेगी। अगर आप गोली चलाएंगे तो आपके ऊपर गोले चलेंगे। बिल्कुल, आपने नक्सलिज्म की बात करी, उनको मुख्यधारा से जोड़ने की बात करी। योजनाएं भी हैं, कई सारी योजनाएं हैं। जो मुख्यधारा में आते हैं तो उनमें से उनको रोजगार भी है, नौकरी भी है, घर भी है, तमाम तरह की सुविधाएं हैं। लेकिन ये अर्बन नक्सल का क्या किया जाए? वहां हिडमा को गोली मारी जाती है। यहाँ देश की राजधानी दिल्ली में AQI के बढ़ने को लेकर के प्रदूषण के नाम पर बच्चों को उतारा जाता है सड़क पर। अर्बन नक्सली हैं, उनका नक्सलियों को ऐसे लोग भी बेनकाब होंगे
अभी आपने दिल्ली की घटना में देखा कि किस प्रकार से पढ़े लिखे डॉक्टर्स, जिनको डॉक्टर बनाने में सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, वो भारत की धरती में पैदा होते हैं, भारत की धरती का खाते हैं, भारत की धरती में पढ़ते हैं और उसके बाद भारत को ही उजाड़ने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अब ये जो नक्सलवादी हैं और अर्बन नक्सलवादी हैं, या तो वो अपने बिल में वापस घुस जाएंगे और नहीं तो उनको भी जैसा नक्सलवादी लीडरों का जो हश्र हुआ है, उनका भी वही हश्र होगा। अगर वो बिल में घुसेंगे तो कभी न कभी तो बाहर भी आएंगे, ऐसा बना रहेगा। हालांकि छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत यूनिवर्सिटीज है और मेडिकल कॉलेज लगातार बढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ रहे हैं, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, तमाम तरह की यूनिवर्सिटीज हैं। एक बड़ा मामला आया, दिल्ली से लगा हुआ एनसीआर का क्षेत्र है फरीदाबाद, वहां से अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम आया। एक बैच में तकरीबन मेडिकल की अगर बात करें तो 150 स्टूडेंट एक बार में सिलेक्ट होते हैं। 5 बैच की हम बात करें तो 1000 के आसपास स्टूडेंट। उसके अलावा मेडिकल के अलावा भी 8 प्रकार के और अलग अलग स्कूल वहां पर चलते हैं, लॉ के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, अलग अलग। तो तकरीबन 5-6 हजार ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अब वहां से सर्टिफिकेट मिलने के बाद देश भर में ना प्राइवेट में, ना किसी दुकान में, ना किसी संस्थान में मुझे नहीं लगता काम मिलेगा, क्योंकि जहां तक लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वहां पर भी क्या इस तरह की जांच पड़ताल शुरू हुई है? वहां पर इस तरह का तैयारी शुरू हुई है कि वहां पे जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बारे में भी जानकारी वगैरह? अमित शाह जी के नेतृत्व में ऐसे जो भी तत्व हैं, हमारे देश का जो खुफिया तंत्र है, हमारे देश का जो इंटेलिजेंस है, और उसमें आजकल नए नए तरीके जो आए हैं इंटरसेप्टर करने का, तो मुझे लगता है उसके माध्यम से अब कोई बचेगा नहीं। और जब खुखार नक्सलवादी नहीं बचे तो अब बाकी सबको संदेश चला गया है। और दिल्ली गाजियाबाद की यूनिवर्सिटी से जिस प्रकार के देश विरोधी तत्व पैदा होते थे, और उस विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद अब सभी विश्वविद्यालयों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर उनके यहाँ ऐसी कोई गतिविधियां होंगी तो वो भी बचने वाले नहीं हैं। और इसलिए सब लोग देश के लिए जिएं, देश के लिए काम करें, देश के विकास में, देश की तरक्की में भागीदार बने। ये संदेश सब तक पहुंच गया है और जो लोग इस संदेश को ग्राह्य करेंगे वो इस देश के विकास में भागीदार बनेंगे, वो मुझे लगता है जी पाएंगे। और नहीं तो उनको भी बाकी जैसा खुखार आतंकवादियों का हश्र हुआ है, उनका भी वैसा ही हश्र होगा। जी, आपने संदेश की बात कही तो एक संदेश के बारे में चर्चा मैं भी करना चाह रहा हूँ। 18 नवंबर को एक इनामी नक्सली था हिडमा, उसका सफाया हुआ। उसके बाद छत्तीसगढ़ में जाकर के आतंक से संबंधित जो एक मीटिंग थी, डीआईजी आईजी वाली जो कॉन्फ्रेंस जिसकी आपने चर्चा भी करी, वो छत्तीसगढ़ में की जाती है और पूरे देश भर को एक मैसेज दिया जाता है। देश भर की जो पॉलिसी है आतंकवाद के खिलाफ, उस पर चर्चा होती है। उसमें गृह मंत्री जी रहते ही हैं, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। क्या संदेश देने का वहां से, छत्तीसगढ़ की धरती से क्या संदेश देने? ये संदेश है कि अगर पूरे देश में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा कोई नेटवर्क नक्सलवादियों का था तो वो छत्तीसगढ़ में था, क्योंकि वहाँ की धरती उनकी लॉजिस्टिक तरीके से या वहाँ के भौगोलिक कारणों से भी उनके लिए मुफीज थी। और अगर वहाँ पर नक्सलवादियों को खोज कर मारा जा सकता है तो ये शहरी अर्बन नक्सलवादी तो फिर बच नहीं पाएंगे। ठीक, अच्छा, ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म को लेकर के आप क्या इस पर एक, क्योंकि युवा इससे जुड़ रहे हैं, हम अब डॉक्टर वाला मामला था, व्हाइट कॉलर था, डॉक्टर पे सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है हमारे देश में, तो डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। ऐसे में एक जो विश्वास था, क्या जानबूझ के डॉक्टर पेशा चुना गया? जो भी इसका षड्यंत्र रहा, मास्टरमाइंड रहा, क्या जानबूझ के डॉक्टर को ही चुना गया? और भी पेशे हैं बहुत सारे। ऐसा नहीं है, देखिए कोई किसी भी पेशे में हो, अगर आपके दिमाग में राष्ट्र विरोधी भावना है और कुछ संस्थान अगर इसी काम को करते हैं तो फिर वो देश में रहने लायक नहीं है।
और जिन व्हाइट कलर पेशे डॉक्टरों ने इस प्रकार का कृत्य किया है, उन्होंने सिर्फ अपने और अपने परिवार को ही नहीं, उन्होंने पूरे एक पेशे को बदनाम किया है, पूरा पेशा। और इसको कभी भी मुझे लगता है कि उस व्हाइट कॉलर प्रोफेशन में रहने वाले लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे। और अब तो मुझे लगता है कि व्हाइट कॉलर पेशे में रहने वाले लोग अगर देश विरोधी गतिविधियों में हैं तो उनके साथी ही उनके बारे में बताएंगे और वो चुन चुन कर पकड़े जाएंगे। बिल्कुल। दिल्ली में जो इंडिया गेट है वहाँ पर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। यहाँ पे जेएनयू की बात मैं लाना चाह रहा हूँ। दरअसल अभी चुनाव हुए थे छात्र संघ के, उसमें जो है तो इस बार जो जीत हुई दिल्ली में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, आसपास के पड़ोसी राज्यों में भाजपा की सरकार, लेकिन जेएनयू में एक बार फिर से एबीपी का जो छात्र संगठन है वो जीत नहीं पाया। इस बार फिर से लेफ्ट की जीत हुई और उसमें जो प्रमुख बनी वो भी उत्तर प्रदेश से हैं और वो मिश्रा सरनेम है उनका, और सरनेम को लेकर के बड़ी चर्चा हुई, इसलिए मैं सरनेम की बात कर रहा हूँ। तो जेएनयू की क्या भूमिका है इस अर्बन नक्सल और ये उस तरह की सोच में, उस तरह के, क्योंकि नारे लगते रहे हैं वहां से, अभी कई लोग अंदर भी हैं, गिरफ्तार होने के बाद अभी जेल में हैं, उनकी जमानत को लेकर के रोज सुप्रीम कोर्ट पे चर्चा चलती रहती है। देखिए, देश को आजाद हुए आज लगभग 78 साल हो रहे हैं, और जो संस्था 50 सालों, जिस संस्था में 50 सालों तक ऐसे तत्व पलते रहे, अब उन तत्वों की पहचान शुरू हो गई है। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाला, और ये तो चुनाव हार जीत तो अपनी जगह है, परंतु धीरे धीरे कर कर ऐसे तत्व बाहर होंगे और ऐसे तत्वों की पहचान होगी, और जो देश विरोधी गतिविधियों में लगे होते हैं उन तत्वों को निश्चित रूप से पहचान कर कर और उनका जो इलाज होना चाहिए वो इलाज होगा। आप शिक्षा मंत्री रहे हैं, एजुकेशन से संबंधित आपने बड़ी नीतियां बनाई। मैंने जेएनयू का नाम इसलिए लिया क्योंकि वहां पे आने वाला बच्चा 12वीं पास करके आता है, तो क्या वहां पर अभी भी लोगों के माइंड वॉश ऐसी ऐसा नहीं है। आज भी जेएनयू से निकलने वाले बहुत देशभक्त, राष्ट्रभक्त, बड़े वैज्ञानिक, बड़े साइंटिस्ट, बड़े बुद्धिजीवी, बड़े अर्थशास्त्री भी वहां से निकले हैं। हमारे विदेश मंत्री भी वहीं से पढ़े हैं। तो बहुत अच्छे लोग भी वहां से निकले, बहुत राजनीतिज्ञ लोग भी निकले जो देश की सेवा में लगे हैं, परंतु कहीं कहीं पर कुछ ऐसे बीज बो दिए जाते हैं जिनके, उन बीजों को जड़ से काटना और समाप्त करना आसान नहीं होता है, और उस काम में मोदी जी की सरकार लगी हुई है, अमित शाह जी के नेतृत्व में लगी हुई है, और एक दिन वो भी समाप्त होगी। बिल्कुल। बिहार जीत गए, बिहार का भी हाल ही की इलेक्शन है, तो बड़े जश्न भी खूब हुआ। बंगाल है अगला, बंगाल में क्या होने वाला है इस बार? माहौल बना हुआ है, खूब माहौल बना हुआ है, टीवी से लेकर के, अखबार से लेकर के, वहां जब जाओ तो वहां के लोगों के बीच में अच्छा माहौल, क्या होने वाला है इस बार? देखिए, बिहार की जीत ने ये संदेश दे दिया है कि अब ऐसे लोग जो इस देश के हित में काम नहीं करते हैं और इस देश को धर्मशाला समझकर यहाँ पर आकर और देश विरोधी तत्वों का साथ देते हैं। बिहार में एसआईआर हुआ, 58 लाख वोट कटे, और लोगों को उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा सीटों से बीजेपी जीत कर आई है। अब बंगाल में तो स्थिति ये हो रही है कि जो बाहरी लोग हैं, जो बाहरी तत्व हैं, वो खुद छोड़कर जा रहे हैं। बॉर्डर की तो इस समय, और अब हमारा जो चुनाव आयोग है उसने जिस प्रकार से बिहार में शांतिपूर्वक चुनाव करवाया है, वैसे ही अब बंगाल में भी शांतिपूर्वक चुनाव होगा। तो जो वहाँ के मतदाताओं को डरा कर, धमका कर वोट डालने से रोका जाता है, अब वो नहीं होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा। तो वहां पर निश्चित रूप से आने वाले समय पर बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी। एसआईआर की कितनी भूमिका रहेगी? क्योंकि एसआईआर को लेकर के खूब वहां पर रार भी मचा हुआ है, और एफआईआर को लेकर के इसमें एक और जुड़ा हुआ सवाल कि बीएलओ को लेकर के बहुत बड़ा वहां पर एक बीएलओ वहां पे उनके साथ मारपीट हो रही है, कह रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो रही है। बीएलओ की एसआईआर में भूमिका बड़ी है, लेकिन उसमें उनकी मृत्यु का कहां से वाला, ये वाला एंगल नहीं समझ में आ रहा है। कैसे ऐसा जो स्वाभाविक मृत्यु है, हाँ, उन स्वाभाविक मृत्यु को
SIR से जोड़ दिया। ममता दीदी अगर बड़ा इतने मुद्दा बना रही है। अगर कहीं पर SIR में पूरे देश में 1 लाख लोग लगे हुए हैं तो उसमें लोगों की स्वाभाविक मृत्यु भी हो सकती है। और निश्चित रूप से क्योंकि SIR 20 सालों के बाद हो रहा है और इसलिए इस बात का अनुभव जो वर्तमान में काम करने वाले BLO हैं उनको नहीं है, तो जिनको काम करने की आदत नहीं है वो मानसिक प्रेशर में आ जाते हैं और इसलिए इसको कोई SIR से उनकी मृत्यु को जोड़ना, ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं देश के विकास में देश की चुनाव व्यवस्था को पवित्र करने का, शुद्ध करने का, मतदाता सूची को पवित्र करने का जो काम चल रहा है, इस काम में सबको सहयोग करना चाहिए। परंतु वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं जिनको लगता है कि फर्जी वोट के माध्यम से वो चुनाव जीतते थे, अब ये फर्जी वोट कट जाएंगे तो फिर तो उनकी हालत जैसा बिहार में हुई है उससे बुरी हालत बंगाल में होगी और अन्य राज्यों में होगी, इसलिए वो घबराकर इसका विरोध करते हैं। रायपुर में भी बहुत आवाज उठती रही, आप भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि काफी सारे इलाके में रोहिंग्या आके बस रहे हैं, बांग्लादेशी आकर के बस रहे हैं, वहां पर भी SIR चल रहा है। लेकिन वहां से अभी कुछ 2 दिन पहले एक काली माता वार्ड से एक आई कि BLO के साथ एक दूसरी महिला ने मारपीट कर दी। BLO वाला मुद्दा, क्योंकि इस समय पर ऐसा बना रहे हैं, ऐसा पेश कर रहे हैं लोग कि BLO जो है तो SIR करने नहीं जा रहे हैं, संपत्ति छीनने जा रहे हैं। देखिए ये राष्ट्रीयता का काम है, परंतु कुछ लोग अपने रोजमर्रा के जीवन यापन में इतने व्यस्त होते हैं कि उनको राष्ट्रीय काम से कोई मतलब नहीं होता है, तो कुछ ऐसी इक्का दुक्का छुटपुट घटनाएं हो जाती हैं। अब ये IT का युग है, ये सोशल मीडिया का युग है और इसलिए ये चीजें ज्यादा फैल जाती हैं। मुझे लगता है ये सब चीजें बहुत सामान्य है। अच्छा, रायपुर की बात मैं कह रहा था SIR की। रायपुर में तो सेंट्रल इलाका है, बिल्कुल बांग्लादेश तो बहुत दूर है, वहां पर कैसे ये रोहिंग्या और वहां पे आउटर साइड वाली जो कॉलोनियां है वहां पर ज्यादा इसका कैसे? देखिए ये संगठित गिरोह के माध्यम से पूरे देश में इस प्रकार के लोग जो विदेशों से आकर और विभिन्न प्रकार के कामों में लग गए हैं और अपनी पहचान जिन्होंने छुपा ली है और कुछ विशेष पार्टी के लोगों ने उनके आधार कार्ड बनवा लिए, उनके मतदाता सूची में नाम जुड़वा दिए। जब अब 2003 के मतदाता सूची में उनके नाम खोजे जा रहे हैं तो नाम नहीं मिलते हैं और इसलिए ये छुटपुट घटनाएं तो होंगी क्योंकि जिनके हितों पर कुठाराघात होगा और देश हित की बात करेंगे तो इस प्रकार की घटनाएं स्वाभाविक। बिल्कुल। दिल्ली को लेकर के कल मेरी बात चर्चा हो रही थी, एक संगठन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली में जितने भी काम पहले हिंदू लोग करते थे वो सारे काम आज की तारीख पर उनके पास नहीं बचे हैं। अब वो रिक्शा चला रहे हैं या किसी दूसरे काम में नौकरी कर रहे हैं 8 घंटे की, कुछ हजार रुपए की, जैसे नाई का काम हो गया, लोहार का काम हो गया और भी जितने भी काम है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक विशेष समुदाय, अभी दिल्ली में चले जाओ तो दिल्ली में एक लाइन जितने भी दुकानें हैं वो सारी की सारी उसमें। रायपुर में भी ऐसी आशंका है, अभी हालांकि नहीं है, लेकिन भविष्य में ऐसा कोई कब्जा दिखता है कि लोग जाकर के व्यापार वगैरह में? मैं इस बात को कोई धर्म और जाति से नहीं जोड़ना चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हर समाज, हर वर्ग में शिक्षा होनी चाहिए और उनको रोजगार मिलना चाहिए। अगर कोई भी रोजगार में लोग लगे हैं तो उनका रोजगार छिनना नहीं चाहिए, परंतु इसको हमको जाति और धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हमको बाकी लोगों को भी इस बात के लिए अवेयर करना चाहिए कि काम कोई छोटा नहीं होता है। काम जो होता है वो अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने पेट भरने के लिए होता है। इसलिए कोई भी किसी काम को छोटा नहीं माने और वो काम करे और काम करेगा तो वो सुखी रहेगा। बिल्कुल। रायपुर को एक नई उपलब्धि मिली है, स्पेस सेंटर की स्थापना होने वाली है। आज ही पहले दिन के सत्र में ही शायद वो पेपर भी अभी आया है। क्या है स्पेस सेंटर से, क्या फायदा मिलने वाला है और वो रायपुर में स्पेस सेंटर कहाँ पर खुलने वाला है? आप कुछ दिन पहले आप शायद हरिकोटा भी गए हुए थे, तस्वीरें आई थी जी। देखिए मैं लगभग 3 महीना पहले इसरो के हरिकोटा सेंटर में गया था, अगस्त के टाइम। हमारा जो इसरो का हरिकोटा का सेंटर है वो विश्व में दूसरे नंबर का है
और उसने पूरे विश्व में बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं। पूरे विश्व के सैटेलाइट को वहां तक भेजा है। स्पेस सेंटर के माध्यम से अब गगनयान की भी तैयारी हमारी हो रही है। तो हमारा देश इस मामले में कितना आगे है, हमारा देश कैसे उपलब्धियां हासिल कर रहा है, और स्पेस के बारे में आजकल के बच्चों में जिज्ञासाएं होती है, परंतु हमारे सुरक्षा के कारणों से, अन्य कारणों से हमारे यहाँ की नई पीढ़ी, हमारे स्कूलों के बच्चे वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो उनका एक विज्ञान सेंटर, इसरो के बारे में, अंतरिक्ष ज्ञान के बारे में एक सेंटर खोलने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, और मुझे उस पत्र का जवाब आया कि ये खोला जा सकता है, और इसके लिए जो भी तकनीकी सपोर्ट होगा वो इसरो आपको उपलब्ध करवाएगा। आज मैंने लोकसभा में 377 के माध्यम से ये मुद्दा उठाया कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में हमारी अंतरिक्ष की उपलब्धियों के बारे में, स्पेस में जो हमारी उपलब्धियां हैं उसके बारे में, जो अंतरिक्ष यान हैं, सैटेलाइट हैं, उनके सिमुलेटर लगाए जाएं, जिससे कि बच्चों को इस बात का आभास हो कि स्पेस में जाने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं, स्पेस में जाते हैं तो कैसा महसूस होता है, उसके लिए विज्ञान में हमको, साइंस में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, इसके बारे में एक सेंटर छत्तीसगढ़ में खुले। इसके लिए सहमति केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष विज्ञान विभाग ने दी है। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, अंतरिक्ष विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैंने पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद में मैंने 377 हाउस में, लोकसभा में लगाया, और आज हमारे शीत सत्र के पहले दिन ही मुझे उसके ऊपर में बोलने का अवसर मिला। ये मेरे लिए खुशी की बात है, सौभाग्य की बात। बिल्कुल। तो सेंटर नया रायपुर में बनेगा कि अब उसके लिए तो आने वाले समय पर जब तकनीकी जानकारियां होंगी, कितनी जगह चाहिए, क्या जगह चाहिए, क्या होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपके सांसद बनने के बाद रायपुर से कनेक्ट होते हुए बस्तर की तरफ रेल जाने लगी है, जबकि अभी 25 साल हो रहे हैं छत्तीसगढ़ को बने में। पिछले महीने ही, नवंबर में ही तो वर्षगांठ भी थी, तो जो हर साल का बड़ा कार्यक्रम होता ही है। जिस छत्तीसगढ़ में कोरबा की तरफ, रायगढ़ की तरफ, अंबिकापुर की तरफ, बिलासपुर की तरफ खूब रेल नेटवर्क था, अब वो बस्तर की तरफ भी मुड़ रहा है। तो अच्छी उपलब्धि है। ये कहाँ तक जाएगा रेल नेटवर्क, और पूरा बस्तर जो रेल निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेल नेटवर्क से कटा हुआ था, और आज हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब छत्तीसगढ़ में रेलवे के 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम चल रहे हैं, और आने वाले समय पर 2 लाख करोड़ रुपए के काम छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क के होने वाले हैं। और बस्तर जो हमारा अछूता था, अब बस्तर को उड़ीसा से जोड़ा गया है। अब बस्तर हमारी दल्ली राजरा और दुर्ग से भी बस्तर को जोड़ा जा रहा है। जो हमारी रायपुर से छोटी रेल लाइन धमतरी तक जाती थी, उसको भी बड़ी रेल लाइन से जोड़ा जा रहा है। अब रायपुर से विशाखापट्टनम तक भारतमाला प्रोजेक्ट में सड़क से जोड़ा जा रहा है। तो अब हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की समाप्ति के बाद और तेजी से विकसित होगा, और सभी प्रकार के, चाहे वो रेल नेटवर्क हो, चाहे वो रोड नेटवर्क हो, चाहे वो इंटरनेट नेटवर्क हो, चाहे वो हवाई नेटवर्क हो, सभी प्रकार के नेटवर्क से जुड़ेगा, और छत्तीसगढ़ तेजी से विकसित होगा। और मुझे लगता है कि देश के सबसे ज्यादा तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में, और जो मोदी जी की कल्पना है कि 2047 तक विकसित भारत बने, उसके साथ में छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। छत्तीसगढ़ को लेकर के बड़ी चर्चाएं हुई, छत्तीसगढ़ के आगे बढ़ता छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से खत्म होता नक्सलवाद, और तमाम तरह की उपलब्धियों के बारे में बात हुई। चर्चा लगातार आगे हम करते रहेंगे। अगली बार एक और चर्चा करेंगे जिसमें छत्तीसगढ़ के और अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।